ये वीडियो चल रहे हैं, ठीक है। हमारा जिला बिहार के मुख्यमंत्री किया और एक परिवार ऐसा है कि जो अपने आप में भरा हुआ है। अब यदि श्यामा जी के परिवार का परिचय दें तो हम समझते हैं कि 40-45 मिनट परिचय में लग जाएगा। आगे पापा के फोकस में देखिए, पापा के फोकस में, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने चुनाव क्षेत्र में, तो जब ट्रेन में बैठता हूँ और जैसे ही बिहार के नजदीक पहुँचता हूँ, आप भी अपने भाई बहनों के साथ छुट्टियों में जब जाते होंगे घर, तो जब अपना राज्य की सीमा में ट्रेन घुसती है तो एक अपनापन, एक अजीब सी खुशी अपने आप में महसूस होती है। थोड़ा आपके शरीर में अकड़ आने लगता है और लगता है कि हम अंदर अंदर थोड़ा झूमने लगते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। मैं सच बताता हूँ आपको, जब भी संगम बिहार हमको बुलाया जाता है किसी भी फंक्शन में, तो मुझे वैसी खुशी अनुभूति होती है जैसा हम घर की तरफ जाते हैं तो लगता है। कारण इसका ये है कि जब दिल्ली में विधानसभा बनी, जो अभी कार्यरत है और माननीय दिल्ली की सबसे समझदार, अपने को स्थापित कर चुकी, प्रमाणित कर चुकी और बिल्कुल ताकतवर महिला, गंभीर महिला, जितनी तारीफ उनकी की जाए शीला दीक्षित जी की उतनी कम है। इन्होंने दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का सम्मान कॉमनवेल्थ गेम में अपने कार्यों के, सराहनीय कार्यों के द्वारा हमारी फंसी हुई प्रतिष्ठा को निकालते हुए उन्होंने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली विधानसभा जब हुई थी तो मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में, जो बहुत सारे हमारे यंग लड़के बैठे हैं, छोटे छोटे हैं, उस समय मेरी उम्र कम थी तो मैं भी आया था। और हरीश मिश्रा जी से उन दिनों का मेरा संबंध है, संगम बिहार से उन दिनों का मेरा संबंध है। हमारे औरंगाबाद के बहुत सारे लोग हैं, सुरेंद्र है, डॉक्टर साहब से बात हुई, सोनू जी से बात हुई। तो संगम बिहार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप लोग जितने धैर्यवान व्यक्ति हैं संगम बिहार के, तो इन्होंने 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, हरीश मिश्रा जिंदाबाद, हरीश मिश्रा जिंदाबाद, हरीश मिश्रा जिंदाबाद। तो आप लोगों ने जिस धैर्य का परिचय दिया है, धीरे धीरे अपना विकास करते रहे हैं, सम्मानित ढंग से अपनी बातें रखते रहे हैं। मैं थोड़ा सा ने कहा कि जब श्यामा जी की तारीफ होती है तो इनको अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी सी उनके बारे में कह दूं कि वो भी बहुत ऐसी महिला है, ऐसी जबरदस्त महिला है कि जितना भी बड़ा काम हो, माइक लगाओ, जल्दी लगाओ, चाहे देश की किसी भी बात, किसी भी व्यक्ति से विकास की बात करनी हो, किसी भी व्यक्ति से गरीबों की बात करनी हो, ऐसा बहुत कम परिवार आप लोगों ने देखा होगा। परिवार के जितने सदस्य हैं वो सारे के सारे सांसद में अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं, या तो सांसद रहे या मुख्यमंत्री रहे और अन्य ऊंचे पदों पर रहे। आज उनके पति निखिल कुमार जी आपके कमिश्नर पुलिस रहे और गवर्नर नागालैंड है। ऐसा बहुत कम परिवार है जो संपन्न है, इसके घर में ब्यूरोक्रेट हैं, इनके अभी 2 भाई संसद में एमपी हैं। तो एक ऐसी शख्सियत है जो बिल्कुल, जिनसे आप सब लोगों को जुड़े रहना अच्छा रहेगा। और मिश्रा जी ने ये काम किया, हरीश मिश्रा जी हमेशा वहां जाते रहते हैं, संबंध बनाए रहते हैं, बराबर पूछती रहती है इनसे संगम बिहार के बारे में, कैसा है संगम बिहार, कैसे हैं वहां के लोग, तो ये सब बातें हैं। अब मैं आपके सामने बैठे हैं मनोज बाबू,
बहुत सारे लोग रहते हैं। मैंने इनको रात 10 बजे फोन किया और 1 सेकंड नहीं लगा, ये साहस तैयार हो गए। अब मैं इनकी महानता कहूंगा कि मनोज बाबू बैठे हैं तो समझिए कि मीरा कुमार जी और लोकसभा अध्यक्ष आपकी बातें सुन रहे हैं। आप जो बातें रख रहे हैं, आपकी बातें लोकसभा अध्यक्ष तक जाएगी, हमारी माननीय मीरा कुमार जी के पास। हरीश मिश्रा जी बधाई के पात्र हैं, जो जिन्होंने पीड़ा उठाया है। और मैं यही कहूंगा कि हरीश मिश्रा जी, आप जो वर्षों से छुप छुप के काम करते रहे हो संगम बिहार का, वक्त आ गया है कि अब आप आगे आए। हरीश मिश्रा, हरीश मिश्रा, शीला दीक्षित, शीला दीक्षित, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। वक्त आ गया है मिश्रा जी, आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, संयोगवश कोई अल्पसंख्यक समुदाय से है, कोई किसी समुदाय से है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था रही है। पुरानी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे सम्मानित ढंग से पूजा जाता रहा है। जब हम लोगों ने अपने पुरानी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है, तब तक समाज में अराजकता बढ़ी है। आप हरीश मिश्रा जी, आप बधाई के पात्र हैं, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। संगम बिहार के लोग तो धन्यवाद देंगे ही, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये व्यवस्था बनाई, आपने जोशी जी को बुलाया, आपने मनोज बाबू को बुलाया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे संगम बिहार के लोगों से मुलाकात करने का मौका दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि बजरंगबली हनुमान जी के बारे में कहा जाता था, उनको अपने शक्ति का ज्ञान नहीं है, उनको बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ता था कि महाराज आप इतने शक्तिशाली हो, आप ऐसे ताकतवर हो। जब उनकी वंदना की जाती थी, तब जाकर के बजरंगबली कहते थे, और उसके बाद बड़ा से बड़ा काम करते थे। उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। तो मिश्रा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको मैं आपकी ताकत याद दिलाना चाहता हूँ। आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आपका साथी हूँ। आपने जोशी जी को बुलाया, आपने मनोज बाबू को बुलाया, आपने मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। आप नेतृत्व करिए। आप यदि संगम बिहार की समस्याओं को लेकर चलेंगे तो मनोज बाबू की तरफ से, जोशी जी की तरफ से मैं वचन देता हूँ कि हर वक्त भूमि है रोहतास। जोशी जी की राजनीतिक कर्मभूमि कहीं और है। ये भी पॉलिटिकल परिवार से आते हैं और इनके जैसा सम्मानित आप सभी बच्चों के पिता होंगे। भगवान करे कि आपकी तरह ही पिता बनने का हम लोगों को भी मौका मिले, जिनसे कि बच्चे इससे अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। तो इसके लिए बधाई के पात्र आप हैं। आपके गार्जियनशिप में, आपके गार्जियनशिप में जिन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है, आपके जैसे लोग जब संगम बिहार की तरफ एक नजर रखेंगे तो ये भी बहुत सारे बच्चे आपके हैं, इनके ऊपर नजर रखेंगे तो इनका भी विकास होगा, इनकी भी तरक्की होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ सीधे तौर पर, और बहुत लंबा मैंने बोल दिया, फिर मौका मिलेगा, लेकिन मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हरीश मिश्रा जी, जब भी आप हमको याद करेंगे, जब भी संगम बिहार की बातों के लिए याद करेंगे, जब भी आप चाहेंगे कि संगम बिहार में आकर के खड़ा हो, मैं वचन देता हूँ मनोज बाबू की तरफ से, जोशी जी की तरफ से, कि हम सब लोग भाई की तरह आपके पीछे खड़े रहेंगे। हम लोगों का कोई राजनीतिक स्वार्थ यहाँ नहीं है। अब आगे के कार्यक्रम के लिए हम लोग बाकी लोग हैं, सब लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आकर के हरीश मिश्रा जी का साथ दिया और आगे भी देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, 84 में 50 गज का एक मकान खरीद के और
संगम बिहार में मैं अपनी कर्मभूमि बनाना चाहता हूं। साथियों, संगम बिहार टूट रहा था, मेरे तमाम साथी हैं, मेरे बीच में मेरा एक शेरे दिल अजीज साथी जमालुद्दीन आया, वो जो विस्तार से आप लोगों के बीच में जो हिसाब से बोलने से पहले अपने शब्दों रखेंगे। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों के बीच में 2 शब्द कहना चाहता हूं। हालांकि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को सिर्फ आजादी की बात की जाती तो बहुत खुशी होती, किंतु आप लोगों को जानना भी चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने जानना चाहा कि आप लोगों को हमने क्यों तकलीफ दिया, आप लोगों के दर्शन के लिए हमने क्यों आपके चरणों की धूल को अपना तिलक बनाना चाहा, या आप लोगों को मैं अपने पास तक क्यों बुलाना चाहा। साथियों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही बात है कि मैं चाहता हूं कि जिस माँ बाप की आप औलाद है, अपने बाप को ही बाप कहें, अपनी माँ को ही माँ कहें। संगम बिहार हमारा है, अब संगम बिहार पे दूसरे का कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यकीन खोल हर ब्लॉक की दीवारों को बता सकता हूँ, जहाँ बुलडोजर लगते थे, जहाँ पे तोड़-फोड़ होती थी, हमारे बीच में सिर्फ रामजी लाल और केजरीवाल जैसे लोग आके, बंदीप जैसे लोग आके खड़े होते थे। हमारे साथ जगन्नाथ सपूजा जी होते थे, सीताराम कांवड़िया जी होते थे, महबूब हमारे बीच होता था। हम लोग विवाद बनते अपने संगम बिहार की रक्षा करते थे। साथियों, इस संगम बिहार को बचाने के लिए मेरे पेट पे 34 टांके लगे थे। जमालुद्दीन उसके साक्षी है, और बताएंगे कैसे भीड़ में, कैसे किस रूप में मैं घिरा, और कैसे मैं जब बाबू भाई की दूरी ने जिस ब्लॉक को काटा था, थाने के पास पथराव होने लगा, तो मैं बुलडोजर के आगे जाके लेट गया। साथियों, एक चीज मैं आपसे जरूर कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरे पास आप लोग आते हैं काम के लिए। साथियों, में बढ़ चढ़ के आप लोगों का जितनी भी मेरी औकात है, मैं काम करने के लिए अपने दोस्तों पर दबाव डालता हूँ, अपने लोगों पर दबाव डालता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूं। साथियों, ना मैं निगम पार्षद हूं, ना मैं एमएलए हूं, ना मैं यहाँ का सांसद हूं, मैं आप लोगों के बीच का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूं। संगम बिहार के 4 ब्लॉक में मैं रहता हूं। मैं आप लोगों के बीच में, मेरे 2-4 साथी ऐसे बैठे हैं, 10 साथी बैठे होंगे कि जिनको मैंने काम के लिए पत्र लिखा होगा। इसमें से कुछ हमारे साथी ये बताएंगे क्या वो हमारे चिट्ठी लिखने से काम नहीं होता? आप बताएं, मैंने चिट्ठी आपको दिया, आपका काम हुआ नहीं ज्यादा काम हो गया क्या? मेरे जाते ही वहाँ पे काम हो गया, हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं दिखाया, मेरा काम हो गया। शंकर जी, आप बोले कि आपके काम, शंकर जी है, शंकर शर्मा, इनकी वाइफ का ऑपरेशन होना था। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुझे बदनाम करने का बीड़ा उठाए हैं कि हरीश मिश्रा चिट्ठी लिखते हैं और वो वर्करों का काम, वो हमें भी फोन करके कहते हैं कि वो काम नहीं हुआ। मैं अपने हर कामों का जवाब, पप्पू चौरसिया है इसमें मीडिया से है, भैया हमारा खड़ा है, ये दिल्ली से है, तमाम हमारे बीच में पत्रकार हैं। मैं इन शब्दों को कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ आप मेरी बात को 1 मिनट, मेरी प्रार्थना है कि आप लोग हाथ जोड़ के सुने। शंकर शर्मा जब हमारे बीच में आए तो शंकर शर्मा ने बताया मुझको कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और 2,65,000 रुपया अगर मेरे पास हो तो मेरी वाइफ की जिंदगी बच सकती है। शंकर जी सामने खड़े आप लोगों के। मैंने शंकर जी से कहा कि आप घबराए ना, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में अपना निवेदन रखा। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे साफ कहा कि हरीश, कितना भी मैं चाहूं, लेकिन इसकी मदद तब मैं कर सकती हूं जब कोई एमएलए इसका रिकॉर्ड करे। मैंने कहा एमएलए आप भी तो हैं। उनका हरीश मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती, आप रिकॉर्ड किसी कराएं। मैंने बलराम कंवर जी से निवेदन किया और बलराम कंवर जी ने मेरे ऑफिस में पधारा और यहाँ आके उन्होंने चिट्ठी दी शंकर जी को। जब कमेटी में गई चिट्ठी फॉर्मेलिटी करते, अभी ये फॉर्मेलिटी करते करते 10-12-15 दिन मेरा बीत गया। जब ये कमेटी में हमारी चिट्ठी गई, चिट्ठी जाने के बाद वहां से वो इंक्वायरी भेजते हैं, डीसी एसडीएम को इंक्वायरी भेजते हैं और इंक्वायरी भेजने के बाद
शंकर अपने मुंह से बताएंगे कि कितनी तारीख को आपके काम का ऑर्डर हुआ। 9 तारीख। आप लोगों की कृपा से इनकी वाइफ की जिंदगी बचने के साथियों, मैंने जीव लाट में मास्टर इस्माइल के कहने से, मास्टर इस्माइल जी मुझे जीव लाट के बिजली के तार को हटवाने के लिए लोगों के घरों में से जा रहा था तार। लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, इतना परेशान थे, इतना परेशान थे, इतना परेशान थे। मैं मास्टर इस्माइल जी के साथ गया और देखा। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात किया और बात करने के बाद उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि ये तार हटा दिया जाए। तार हटाने की प्रक्रिया के लिए उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद रिलायंस डिपार्टमेंट सीएस में हमारी चिट्ठी आई। उन्होंने हमें बजट के लिए चिट्ठी लिखा। इस तार को हटाने में करीब मेरा 18,75,000 रुपए का खर्चा आता। मैंने अपने तमाम साथियों से कहा कि ये बजट एमएलए को देना चाहिए, आप लोग एमएलए के पास जाएं और एमएलए से एक बार कहें। लेकिन मेरे तमाम साथियों ने हिम्मत भी की, शायद वहां तक गए या नहीं गए, कैसे क्या हुआ। उन लोगों ने लास्ट में मुझे यही जवाब दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। साथियों, उन्होंने साफ, इस्माइल जी का कहना है कि उन्होंने साफ कहा कि मैं इलीगल कॉलोनी के लिए अपना बजट नहीं दूंगा। साथियों, मैंने फिर मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना किया। मेरे पास प्रमाण सहित है। मास्टर जी आपके पास है? अच्छा, मेरे पास प्रमाण सहित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना देरी किए 18,75,000 रुपए का बजट का ऑर्डर तुरंत दिया और बीएससीएस को यह कहा कि आप इसको हटा दें। पिछले 8-10 दिन पहले मास्टर जी मेरे साथ थे, 2-3 कार्यकर्ता मेरे साथ और थे। मैंने कुलानंद जोशी जो देखते हैं दिल्ली विद्युत बोर्ड को, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा हरीश बहुत गर्मी है और बड़ी उमस है, तार एक जगह अगर मैं काट देता हूं तो पूरे संगम बिहार की लाइट गुल हो सकती है, इसलिए आप 10-15-20 दिन किसी तरह से और बिता लो। 10-15-20 दिन के बाद अब जीव लाट के तार को बजट हो चुका है, ठेका हो चुका है, थोड़ा पानी वहां भरता है, वो सही हो जाए तो 10-15-20 दिन के बाद हम आपके तार को हटा देंगे। साथियों, ये रहा मेरा। हमने कोशिश किया है, सर्वोदय विद्यालय में मीडिया ने लिखा है, लोगों की जानकारी में है, करीब 800 से ज्यादा बच्चों का मैंने दाखिला सेंट्रल स्कूल, सर्वोदय विद्यालय, केपीएस, सेंट डॉन बॉस्को, कुमार मंगलम और अपने नजदीक के जितने भी विद्यालय थे उस विद्यालय में कराने की कोशिश किया। मेरे तमाम साथियों के एडमिशन हुए हैं, कुछ मेरे साथियों के एडमिशन नहीं हो पाए। उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी वो ताकत नहीं है जिस ताकत को आप हमसे उम्मीद करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के नजदीक हूं। जब मैं उनको मौका पाता हूं और ये देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी खुश हैं, तो मैं अपने संगम बिहार के कुछ कार्यों के बारे में मैं उनसे बात करता हूं और वो मेरी मदद करने के लिए आश्वासन देती है। माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का कायाकल्प किया है, 84 फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं, दिल्ली के तमाम चौराहों का उन्होंने सुंदरीकरण किया। आज कुछ असामाजिक तत्व जब ये जान गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए फिर मुख्यमंत्री बन के आएंगी, तो लोग उनके लिए पुतले जला रहे हैं। कहीं हमारे यहाँ संगम बिहार के अधिकतर चौराहे पे आप देखें, मजीदिया पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध किया जा रहा था। अरे शर्म करो, पहले संगम बिहार में कुछ काम करो, फिर मुख्यमंत्री का विरोध कर लेना। जिस संगम बिहार ने तुझे ताज दिया है, जिस संगम बिहार ने तुझे सम्मान दिया है, जिस संगम बिहार ने तुझे नाम दिया है, जिस संगम बिहार ने तुझे जनमानस का सेनानायक बनाया है, पहले आप उनकी समस्याओं से निपटो, बाद में शीला दीक्षित पे उंगली उठाना। शीला दीक्षित हिंदुस्तान की वो शख्सियत है, उमाशंकर दीक्षित की पुत्र वधू है, उन पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं हो सकता। जब वो केरल में हुआ करती थी तो उस समय 24 सीएम कांग्रेस के हुआ करते थे, केंद्र में कांग्रेस का शासन होता था। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जहां वो बैठती थी, सारा ऑफिस सील होता था
हम लोग जाते थे तो एसपीजी सील खोलती थी और जब निकल के आते थे सारे पेपर चला दिए जाते थे और पूरी ऑफिस सील होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात मैं आप लोगों के बीच में जरूर बताना चाहता हूँ। एक बार वो निजामुद्दीन में अपने निवास पे, उनका निवास कैसे था, जब बाबूजी की सर्विस छुटी तो 16 लाख रुपए उनको, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो 16 लाख रुपए वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, 16 लाख रुपए उनको भारत सरकार से मिला था और अपना बाग बेचा था उन गाँव में। उसके द्वारा उन्होंने निजामुद्दीन में पीडीए एक फ्लैट लिया था। साथियों, पार्क रोड पर एक फ्लैट है लखनऊ में उनके पास कभी कोई पूंजी नहीं रही, कभी अपनी कोई गाड़ी नहीं रही, कभी किसी चीज की वो शौक नहीं खपाती। ये मैं ईश्वर साक्षी मान के कहता हूँ। एक मेरे साथ की बीती एक छोटी कहावत मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एक बार वो कड़वा तेल से दीपक जला के और कुछ पूजा कर रही थी तो मैंने कहा कि मम्मी ये शुद्ध देसी घी से जलाया जाता है, आप कड़वा तेल से क्यों जला रही है? तो उन्होंने कहा हरीश, जिस ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, ईश्वर तेल में भी सुनता है और घी में भी सुनता है और शायद ईश्वर ने उनकी सुनी और 62 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के सीएम का पद लिया। और आगे साथियों आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आने वाले 5 साल में फिर वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। साथियों, संजय शक्ति कलुगे, ये मुकाबला मेरा नहीं है। मैंने आप लोगों के बीच में कहा है कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, न मैं कभी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा की है। मैं अच्छे लोगों को सदन में आने लाना चाहता हूँ। आज भी मेरे पेट में दर्द होता है जब मैं श्यामा जी का नाम आता है, श्यामा जी का जिक्र आता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। अगर श्यामा जी चुनाव जीती होती तो आज संगम विहार हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत कॉलोनियों में से एक कॉलोनी होती। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। श्यामा जी इतना उन पे विश्वास करती थी कि 20 निखिल कुमार साहब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, 20 लेटर एक्ट पर, सारे लेटर एक्ट पर वो नीचे मुझे साइन करके दे देते थे। आज मेरे पास 20 लेटर एक्ट ऐसे पड़े होंगे कि उस पर ऊपर लिखा हुआ दिल्ली पुलिस सिटी और नीचे निखिल कुमार का साइन, और मेरे पास 20 लेटर पैड आज उनके साक्षी है, इतना वो उस पर विश्वास करते थे। साथियों, जिसका मुझे इंतजार है, आप लोग बैठे, भाई साहब आप लोग बैठे, जोशी साहब को सुन के ही जाना। हेलो साथियों, मैं आप लोगों के बीच में जिस शख्सियत को, जिस देवता को मैं अपने निवेदन करके अपने गार्डियन को लाया हूँ और ये परमात्मा जानता है कि जिसके नाम से मेरी पहचान है, जिसके कार्यों से मेरी पहचान है। जैसे लता जी अपने गाने में कहा करती थी कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि जोशी साहब के नाम से मेरी पहचान है। दिल्ली में लोग मुझे जानते हैं कि जोशी परिवार का हरीश एक सदस्य है, जोशी परिवार का छोटा भाई है। साथियों, मैं अपने पिता को, अपने बड़े भाई को आप लोगों के बीच में लाया हूँ कि मेरे अपने आशीर्वाद तो हमेशा मिलते रहे, मुझे देते रहे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे गरीब भाई जो है, परिवार के लोग हमारे कैसे किस तरीके से वहां रह के और अपना गुजारा करते हैं। मैं माता जोशी साहब को आपके बीच लाया हूँ और आप लोग जोशी साहब के विचारों को सुने। उससे पहले मैं मात्र 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ जवाब के हिसाब से निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद हमको दे। आज के स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि मिश्रा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जब ये संगम विहार बसा था तब से हमारे संपर्क में मिश्रा जी ने रहते थे। कितने नेता संगम विहार में मिश्रा जी ने बुलाए और मिश्रा जी ने जो काम बगैर एमएलए, बगैर प्रधान, बगैर काउंसिलर के दिए आपके एमएलए अकाउंट मंजूर कर पाते हैं। दोस्तों, मिश्रा जी की खासियत रही है कि गरीबी परिवार से उठकर आपके सामने जो मौजूद है, उन्होंने गरीबी देखी है और गरीब की हमदर्दी करना उनका काम शुरू से रहा और ये हमदर्दी आपकी कहेंगे मैं जानता हूँ। और मिश्रा जी को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम, ऐसे लोगों के काम करा दिए जिनके काम होते ही नहीं थे। दोस्तों, जो मिश्रा जी अभी बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना, ये हकीकत है। मैं 20-25 साल से लगभग मिश्रा जी के साथ रहा हूं और राजनीतिक तौर पर मैं इनको इतने ढंग से जानता हूं कि
चिकने नेताओं से इनकी जान पहचान होती है तो शायद यहाँ कोई ये कहे कि मैं यहाँ पे अरबपति आदमी उसके लिए इतनी जान पहचान नहीं है। तो दोस्तों, मैं मिश्रा जी से कहना चाहूंगा कि मिश्रा जी, आप बार बार कहते हो चुनाव नहीं लड़े, चुनाव तो आप लड़े, मैं कह रहा हूं आप नहीं लड़े तो आपके लड़के को लड़ाएंगे, हम चुनाव आप लड़ेंगे। मिश्रा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप 100% यहां से जीत के जाएंगे। आपके आशीर्वाद होगा मैं कहूंगा अगर गया तो आप जीतेंगे, आपका लड़का मैं कहूंगा अगर वाला नहीं करेगा। हमारे साथ बैठे हुए हमारे अतिथिगण मनोज जी, दोस्तों, मिश्रा जी आज तुम्हें कहीं रास्ते में भी मिल जाते और मैं अगर फटी चप्पल पहने या फटी पैंट पहने लिए तो बाद में बैठा के आगे आते हैं। खासियत मिश्रा जी के द्वारा जो गरीब की हमदर्दी करते हैं, गरीब की काम करते हैं, गरीब का ये मैं कहना चाहूंगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज राजनीति की बात तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा आपसे। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे भी मिश्रा जी ने सीता जी के बारे में कहा, उसको शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, मशहूर है शेरशाह सूरी इसलिए कि उसने बड़ी बड़ी संत बनवाई थी। इसी तरह आने वाले इतिहास में एक नाम होगा सीता दीक्षित का, जिसने इतने पुल बनवाए थे। मैं क्यों चल रही दिल्ली में आज तो ऐसी गाड़ियां चल रही है, किसी ये कांग्रेस की रेले, ये सीता दीक्षित की रेले, पूरे हिंदुस्तान में आपको इस तरह की गाड़ी अगर कहीं दिखाई दे जाए तो मेरा चले थे। अल्लाह, ये मेरा चैलेंज है और इतिहास बताएगा एक दिन कि सीता दीक्षित हुई थी जिसने पुल बनवाए थे, जिसमें दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या खत्म करेगी। और आज दोस्तों, इस 15 अगस्त के शुभ अवसर में मैं बताना चाहूंगा कि आप सबको देश प्रेम है, इसलिए आप मिश्रा जी के कहने पर इतने सारे लोग आज 15 अगस्त के दिन इस तिरंगे के लिए आप यहाँ पे मौजूद हुए। मैं जानता हूँ कि आप सब वो देशभक्त जो तिरंगे की इज्जत करते हैं और तिरंगे की इज्जत करें, हर हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई। मैं तो कहूंगा कि मैं जब मरो तो तिरंगा मेरे ऊपर हो, जनाजा कफन से सजा हो, कफन सफेद होता है मैं जानता हूं, आप सब जानते, जनाजा कफन से सजा हो और कफन तक तिरंगा मेरे ऊपर पड़ा हो। मैं कफन पे चाहता हूं कि तिरंगा, देश का तिरंगा, इज्जत हमारी, देश की इज्जत हमारे ऊपर उस वक्त भी हो जब हमारे हिंदू और उसको आगे धन्यवाद करूंगा मिश्रा जी का। मैं जिसका बड़े बेसब्री से इंतजार था माननीय श्री हमारे सब कुछ करता धरता मेरे गार्जियन, मैं चाहूंगा कि वो अपना आशीर्वाद मेरे भाई बहनों और मेरे गार्जियनों को दे, जिनके चरण कमल की फूल मेरी तकदीर है, मैं जिनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा जो साहब उनको अपने गले लगाए, अपने मुखार इनके नजदीक लाए। आज की इस बहुत ही महान और पावन मेला पर सबसे पहले मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ आपको, क्योंकि आज का जो दिन है वो किसी भी पर्व से, जिस धर्म में, किसी भी धर्म में कोई अगर पर्व मनाया जाता होगा वो सबसे बढ़कर आज का दिन है तुम्हारा। क्योंकि आज के दिन हम सभी भारतवासियों को उस गुलामी से आजादी मिली थी जिसकी प्राणसिद्धांत बहुत साल रहे। इसी उपलक्ष्य में हमारे बीच में हमारे आर के सिंह जी, मनोज जी, हरीश मिश्रा जी और मैडम महिंद्रा जी, केसर जहां हमारे भाई बहुत अच्छा कमेंटर मनोज जी और सुरक्षा साथियों में सभी नाम से परिचित है। मेरे
बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 100 साल की लड़ाई लड़ने के बाद हमें एक दिन देखने को मिला। 1857 से लेकर के आजादी की लड़ाई हमारे उन पुरखों ने, पूर्वजों ने, उन महान सेनानियों ने, जिनको हमें आज याद करके कम से कम एक बार उनको शुरू मानना चाहिए, हमें नतमस्तक होना चाहिए। मैं यहां से शुरू करूंगा। साथियों, यदि हमारे हमारे जाबाज बहादुर सेनानी इस देश के लिए अपने बलिदान न दिए होते तो शायद आज हम इस तरह की सभा भी न करते होते। श्रोते साथियों, 15 अगस्त 1947 को ये भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में इस देश का संविधान लागू हुआ। संविधान बनाया गया और राष्ट्रपति के हाथों में सौंपने के तुरंत बाद उसमें कहा गया कि आज के बाद इस देश में जाति के नाम पर कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। धर्म के नाम पर ठीक उसी तरह से धर्म के नाम पर कोई छोटा नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, अमीर नहीं होगा, और ये देश सबका होगा और ये सब देशवासी खुशहाली से जिएंगे। कोई भाषा के, कोई प्रांत के नाम से प्रताड़ित नहीं होगा, भाषा के नाम से प्रताड़ित नहीं होगा, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, और ये देश उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया। श्रोते साथियों, ये होने के बाद आपने देखा होगा हमारा जो विशाल संविधान है, जिन लोगों की मदद से बना, जिसमें हमारे श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनमें जिनकी मुख्य भूमिका थी, ये पूरा का पूरा भारतवर्ष हजारों राज्यों में बटा हुआ था और संविधान बनने के बाद आज हम एक दिशा में, एक तरह से इतना विशाल देश एक बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। साथियों, ये हमारे हम इसको कैसे संभालें, हम इसको कैसे ठीक रखें। अब विषय ये है कि हमारे पूर्वजों को हमें आजादी देंगे, लेकिन इसको संभालने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। हमें कैसे नेता चाहिए, हमें कैसे लोग चुनकर भेजने चाहिए जो इस देश की तकदीर को तय करते हैं, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उनकी कर्मठता कैसी होनी चाहिए और कैसे संवेदनशील होने चाहिए, ये हमें आम जनता को सोचना है। आज इस देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है, ये भारतवर्ष आपने देखा होगा कि ये अनेकता में एकता छिपाए हुए है। जब जब देश के ऊपर कभी भी कोई आपत्ति आई, जब जब इस देश पर कोई भी आपत्ति आई, चाहे वो किसी भी काल में आई, सब लोगों ने अपनी जात, धर्म और अपना समुदाय छोड़ करके एकता का परिचय दिया और इस देश के लिए बलिदान दी। साथियों, एकता में अनेकता का और अनेकता में एकता का मतलब यह है कि कोई किसी भी धर्म जात का है, कोई किसी भी मजहब को मानता है, कोई किसी भी धर्म को मानता है, लेकिन उसकी राजनीतिक सोच, उसकी सामाजिक सोच और उसके आइडियोलॉजी, उसका जो वैचारिक सोचना है देश के प्रति, वो एक होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यही अनेकता में एकता किसको कहते हैं। जब कोई बहादुर सिपाही सेना में भर्ती होता है, जब कोई बहादुर सिपाही सेना में भर्ती होता है, वो किसी भी धर्म का है, वहां वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई नहीं होता, वो सबसे पहले भारतीय होता है और उसके बाद वो सैनिक होता है जो देश के लिए बलिदान देता है। ठीक उसी तरह से आप लोगों को भी उस सिस्टम से मैं क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है, देश का सबसे महान पर्व है। इस देश के उन वासियों को वो संदेश जाना चाहिए जो हमें आज के वर्तमान में जिसकी जरूरत है। हमें सब चीज भुला करके हमारा अदरणीय नेता कौन हो, हम किस व्यक्ति को चुने, उसका व्यक्तित्व कैसा हो, वो नेतृत्व कैसा करेगा, क्या वो मुसीबत की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा, ये हमें सोचना चाहिए। मेरे साथियों, आपके बीच में हरीश मिश्रा जैसी शख्सियत जो बिना कुछ होते हुए ना ये पार्षद है, ना ये विधायक है, ना ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ना किसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, और तब भी आप लोगों का मैं पढ़ा था हाई टेंशन वायर। ये जो हाई टेंशन का तार है, इसको हटवाने के लिए इतनी जल्दी ये हट जाए, ये करिश्मा है। नहीं तो बहुत सी कॉलोनियों में मैंने देखा है, मैं हर कॉलोनी में जाता हूँ, देखता हूँ कि हाई टेंशन का वायर इतनी जल्दी कोई नहीं हटाता। साथियों, ये अपने में कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे आने वाले समय में जब मैं यहाँ बैठा था आपके पड़ोस में, ये साउथ दीदी मेरे पास करीब 16 साल रही। 16 साल तक मैंने आपके ही पड़ोस में सेवा की। बहुत से ऐसे काम होते थे संगम बिहारिया एरिया के हरीश मिश्रा, चाहे वो नियमानुसार होने लायक के होते थे मिस्टर सिंह, लेकिन हरीश मिश्रा कहते थे ये मेरी बस्ती का गरीब आदमी है, या ये मेरा दोस्त है, या मैं इसके लिए आया हूँ। और वो बात हम कहना नहीं चाहिए, ये हमने कभी मना नहीं किया। मैं जानता हूँ ये कभी किसी से कोई अठन्नी तो लेते नहीं, किसी से कोई पैसा तो लेते नहीं। तो जो व्यक्ति समाज सेवा में उतरता है, जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है, उसका धर्म वही सेवा होती है। उसका कोई जात धर्म नहीं होता, लेकिन उसकी जनमानस की सेवा करना उसका धर्म है, और ये काम हमेशा करते रहते हैं। सर्वे साथियों, मेरा इनका पिछले 25 सालों से साथ है। मेरी पूछे जो आपके तो बीच में रहेंगे, लेकिन इस तरह का जिस तरह की नियत और इनकी कार्य से है, इस तरह के तो नेता पैदा होने ही बंद हो गए भारतवर्ष। ऐसे नेता आपकी मुसीबत की घड़ी में कहीं भी किसी वक्त रात के 24 घंटे आपका साथ दे, आपको लेकर जाए हॉस्पिटल में। जैसे अभी बताया था हॉस्पिटल का काम था, या कहीं किसी का फीस का काम था, या किसी का सर्टिफिकेट का काम था, या किसी का एडमिशन का काम था। होता क्या है, आम जनता को क्या चाहिए? कोई किसी की एमपी बनने के बाद कोई किसी को कोई कोठी नीलाम नहीं करता। हमें छोटी चीज चाहिए, हमारी गड़िया ठीक हो, हमारा घड़चा रोड ठीक हो, हमारा पीने का पानी सही हो, हमारी बिजली ढंग से आती हो, हमें अगर कोई दुख दर्द कोई सताता हो तो उसके साथ हम खड़े हो जाए और उसका सम्मान हो जाए कार्यकर्ता का। ये चीज तो चाहिए। आप किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो आप इन चीजों का मूल्यांकन करें कि क्या ये व्यक्ति इन चीजों पर खरा उतरता है कि नहीं, तब वोट दे किसको मुद्दे से वोट। साथियों, आज आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए, बड़ी खुशी हुई मुझे आप लोगों के बीच में मैं भी आया हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, वो थोड़ा सा नजदीक का हूँ, आप थोड़ा सा आगे के, बात एक ही है। लेकिन अब हम सब दिल्ली के हो गए हैं और हमें दिल्ली जैसी हमें ये रखना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपना पुराना सिस्टम नहीं भूलना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग पूर्वांचल से हैं, सब इकट्ठे हुए। कुछ लोग बिना पूर्वांचल के भी होंगे, वो भी सम्मान के पात्र हैं, आपके बीच में बैठे हैं। साथियों, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं, दिल्ली में क्या हो रहा नहीं हो रहा वो सब आप देखिए, इन सबने बताया आपको। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जब मैंने यहाँ से शुरू किया इस गली में मैं पहली बार आया हूँ और मैंने वहीं से पूछना शुरू किया, भाई वो रथिया मार्ग तो मिल गया मुझे, और रथिया मार्ग के बाद फिर वो एक चौराया बताया, 16 नंबर गली बताई गई, और उसमें तैरता हुआ जैसे नाव चलती है, जिस तरह से ऐसा लग रहा था कहीं झारखंड के किसी गांव में जा रहे हैं या कहीं ऐसे जा रहे हैं। जब कैपिटल का ये हाल है, इस देश की राजधानी का ये हाल है,
इस देश के चुने हुए लोगों का ये हाल है। कैपिटल दिल्ली, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ी जो इस विश्व का सबसे बढ़िया देश और वो सॉरी स्टेट, और यहाँ ये हाल है। लोग तैर के आ रहे हैं, वो गंदा पानी है, वो मल मूत्र भी वही पड़ा, सब कुछ पड़ा, खुशबू आ रही है। तो क्या होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ का सांसद, यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमपी कौन है? ये सब चीज सोचने की बात है और ये बड़ी बुरी बात है। किसी भी व्यक्ति के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। हम जब दिल्ली में बसे हैं, वोट लेने का हाथ जोड़ के आते हैं, पैर भी पकड़े हैं दिखाने के लिए, और जाने क्या क्या कर्म करते हैं उस वक्त, और उसके बाद कहते हैं कि भैया तू साइड हो जा, पानी भरना तो भरने दे, मेरी जिम्मेदारी। रोड टूटी तो टूटने दे, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हाई टेंशन वायर तेरे छत पे जा रहा है तो वो टूट कर अगर तुम्हारे बच्चों को तुम्हें मार देता है, करंट लग जाता है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अधिकार है ऐसी राजनीति को, बेकार है फिर ऐसी राजनीति करना। यदि व्यक्ति अपना इतना स्टैंड नहीं लेता कि ये तो मेन रोड है, जब मेन रोड का ये हालत है तो जो सब रोड होंगी, साइड रोड होंगी, उनकी क्या दशा होगी इसमें? तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो उन लोगों को आप पकड़िए और उनसे काम कराइए, और आगे आने वाले समय में बेहतरीन ऐसे चुनिंदा लोगों को चुनिए कि जो आपके साथ रात दिन कंधे से कंधा मिला करके और आपका काम करें, और वो किसी भी लेवल पे जाके काम कराने के सक्षम हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गरीब में राजनीति करेंगे, यहाँ से घर से निकलेंगे और थाने तक पहुंच जाएंगे, वहां से वापिस आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं क्या होगा। तो आप ऐसे लोगों को भी न चुने। आपका नेता फुल हो, मृत्युभाषी हो और बेहतरीन बिहेव करता हो, कोई उसमें अकड़ हेट ना हो, पैसे का घमंड ना हो, कल को चुनने के बाद कहेगा तो मैंने तो पैसे दिलाए क्या, यहाँ होगा। ये प्रैक्टिकल बात में आज घर में बैठे हैं, इसलिए कह रहे हैं। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक परिवार की बात करता हूँ। तो साथियों, इस तरह का व्यक्ति आप रखिए साथ में। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए। 1965 की बात है, 1965 की बात है, जब मैं सेना की बात कर रहा था आपको। 1965 में लड़ाई हुई पठानकोट में, एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा है। आज 2 मिनट सुने मेरी बात। पठानकोट में एक मेजर जो टैंक से जिसको वो आहट हुई, चोट लगी, उसका एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया। प्रधानमंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, कौन को देखने गए? मेजर को। मेजर का एक पैर कटा हुआ था, तो हाथ कटे हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री इस देश के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो व्यक्ति का देह वहां जाकर के देखा, उसके बेड पे लेटा हुआ था, उस मेजर की आंखों में आंसू आ गए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हे मेजर, तुम आर्मी के मेजर हो, तुम एक सैनिक हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? उसने, मेजर ने बहुत दुख मना, ये सोचा कि साथ में मेरी ये प्रधानमंत्री जी इंसल्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आया कि मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, मैं चल नहीं सकता या मैं खा नहीं सकता। मेरी आंखों में आंसू तो केवल इसलिए आया कि आज मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे सामने खड़ा हुआ और मैं उसको खड़ा होकर सलूट नहीं कर सकता। मुझे इसलिए तो साथियों, इस देश में ऐसे बहादुर सिपाही चाहिए, चाहे वो राजनीतिक सिपाही है और चाहे वो सेना का सिपाही है। ऐसे लोग इस देश को चाहिए जो ये तिरंगा सिसक कर उनको याद करता रहे। ऐसे बहादुर सैनिक हमें जब तक इन लुटेरों को नहीं भगाओगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, जो लोग कई तरह की बात करते हैं, अभी थोड़े दिन में सुना होगा रामदेव जी का। हालांकि आज मौका नहीं है बात करने का, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 10 साल में रामदेव जी ने इतनी भयंकर प्रॉपर्टी बना डाली, लोगों को घास बेच करके, हर गली में उसकी दुकान,
देखिए उस व्यक्ति ने यूएसए में जाकर के एक टापू खरीद लिया और वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। जिस व्यक्ति ने कभी इस देश के श्रमिक मजदूर किसी किसान को कभी फ्री कोई भी अपने कैंप में लगा करके कोई योगा नहीं सिखाया, बताइए कभी किसी गांव में गया? कभी किसी गांव में गए? शहरों में केवल लाला के चक्कर में लगे रहे, एक धनाढ़ लोगों के चक्कर में लगे रहे और उनसे पूछिए एक बात में लूट फूट करके साथ जा करके वहाँ एक वो गाड़ दिया अपना और घास की वो दवाई बना करके बेच रहे हैं, मोल ले रहे हैं, हर गरीबों की दुकान खुली है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या लोगों को गुमराह नहीं है? और वो आदमी भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। अरे आदमी पहले अपना देखो, अन्ना हजारे जी है, बहुत अच्छी बात है, बुजुर्ग है, लेकिन मैं अन्ना हजारे से पूछना चाहता हूँ, गोदारा कांड हुआ गुजरात में, अन्ना हजारे के बाद नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? महाराष्ट्र में, यूपी बिहार के लोगों को पीट करके जो गरीब लोग थे अपनी जीवन याचिका के लिए भाग गए थे, एक बार अन्ना हजारे की टोपी नजर नहीं आई भाई? क्यों ये प्रोजेक्ट डाल दिया? आज अन्ना हजारे छा रहे हैं टीवी पर। अरे देखिए, दो चीज है, अगर एक आदमी को इस देश की, आप देखिए एक आदमी को आप पूरा का पूरा, एक लोकपाल की बात है तो लोकपाल क्या कहता है कि उसको प्रधानमंत्री उसके अंदर होना चाहिए, सब सांसद उसके अंदर होने चाहिए, जुडिशरी उसके अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो खुला चैलेंज ले रहा है संविधान के सिस्टम को, इस डेमोक्रेसी को, जो इस देश की प्रभुता बढ़ाए हुए है इतने सालों से और इतने बड़े विशाल देश को भाग के चल रहा है, इस संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। क्या एक व्यक्ति, अगर आप लोकपाल किसी को बनाते हैं, अगर लोकपाल किसी व्यक्ति को बनाते हैं, किसको बनाएंगे आप? ज्यादा से ज्यादा ढूंढने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज प्रधानमंत्री से पढ़ा होगा, किसी मिनिस्टर से पढ़ा होगा, किसी जितने ये 4000 रिप्रेजेंटेटिव इस देश में है सबसे बड़ा होगा और वो अकेला होगा। फिर इस देश में प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है और फिर किसकी क्या जरूरत है? मतलब एक आदमी चाहता है कि मुझे विधायिका के पावर भी हो, कार्यपालिका की पावर हो और जुडिशरी की भी मुझे पावर हो। अरे कुछ तो सोचो भाई, आप अगर कोई अनशन करना आप करिए कि इस देश की जो व्यवस्था है, जो चकनाचूर सी होती जा रही है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। तो साथियों, बहुत सी चीज है, बड़ा अंधकार और बहुत भयावह स्थिति इस देश की बनी हुई है और इसमें तरह तरह की चीजें आती है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर में, हमारे गवर्नमेंट में विश्वास रखना चाहिए और समय आने पर सब ठीक हो जाता है। आज महंगाई का मुद्दा है, तेल का मुद्दा है, दूसरे मुद्दे, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी सरकार ले लीजिए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि मैं महंगाई बढ़ने दूं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि मैं तेल बढ़ने दूं, कोई भी नहीं चाहता। कुछ सरकमस्टांसेस जैसे होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी की बात है जो यहाँ डिस्कस करना ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं महंगाई होने दूं या कुछ चीजों के दाम बढ़ने दूं जिससे मेरी और मेरी पार्टी की वीजा खराब हो जाए। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, लेकिन उसमें किसी को मुद्दा बना दिया जाता है। ऐसे मुद्दों से सावधान रहते हुए हमें ये सब कुछ देखना है और लोगों के ब्लैकमेल और बहकाए आने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं बहुत समय न लेते हुए, बहुत समय आपका ले लिया, मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, मुझे सुना, तो मैं आप सभी का जो है धन्यवाद करता हूं और पूरे इस आज के आजादी के जश्न में साथियों मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत वीर हुए यहाँ, लोग उनका नाम तक नहीं लेते। जलियांवाला बाग कौन कौन मरा था उसमें? सिख भी था, हिंदू भी था, ईसाई भी था, मुसलमान भी, सब लोग थे। और हमारे एक शेर जवान उधम सिंह जो जनरल डायर को उसके देश में मारता है, तो ऐसे वीर पैदा किया आप लोगों ने। तो आपको फख्र होना चाहिए इस भूमि पर और यहाँ के सिस्टम पर। आप किसी को गुमराह ना हो और अपना नियत बना करके जितने लोग बैठे, मैं समझता हूँ कि संगम बिहार के करीब है और अगर आप
हाथ खड़े करके कहो, क्या हरीश मिश्रा में आपका विश्वास है? बिल्कुल है। अगर है तो आप बहुत भारी संख्या में यहाँ आए। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज भारत माता की जय नहीं बोली किसी ने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं अपने जोशी साहब का, बाबू साहब का, अपने तमाम साथियों का हृदय से सम्मान करता हूँ कि उन्होंने समय दिया। साथियों, मेरे खुशी का मौका है। मैं अपने 10 साथियों को चुना हूँ जिनको मैं माननीय जोशी जी के हाथों से सम्मान दिलाना चाहता हूँ। वो हमारे साथ एक एक नाम मैं बोलता जाऊंगा और मेरे साथ आते जाएंगे। और आर.के. सिंह जी, जोशी जी को सम्मान देंगे। सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह, जमालुद्दीन, इसमाइल जी, मोहम्मद अली, अली के बाद अनिल जी। अनिल भाई जिंदाबाद, अनिल भाई जिंदाबाद। उषा बहन जी, उषा को बुलाओ। तो अली ऊपर जाओ। उषा, मुन्नी, केसर जहां, केसर जहां भी आ जाएंगे। मोहम्मद इजहार, विनोद, आप सुनो तो सुनो। उषा, मुन्नी कहाँ बुलाओ ना। उषा, मुन्नी, सीमा आ गई, बुलाओ ना। साला हाथों में दर्द हो गया मेरे। ये हमारे 10 ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिसको आज मैंने अपने हृदय से उनको मैंने सम्मान दिया कि उन्हीं बुलाओ। उन्हीं कहा उषा की मम्मी जी, उषा उषा की मम्मी जी है। मैंने ये तस्वीर हमारे हर साथ में मोदी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मुझे एक अपने भाई के रूप में इन्होंने देखा। पूरे संगम बिहार की तरफ से मैं मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप उषा बहन जी है हमारे बीच में। मैं उषा जी का बहुत तहे दिल से, आत्मा से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बढ़ चढ़ के मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरा साथ दिया। मैं आत्मा से उषा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। केसर जहां जी एक अपने आप में शख्सियत है, हमारी बड़ी बहन है और जब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता और मुझे बुला के डांटती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वो डांटती है ना तो मुझे चुपके से अकेले में बुलाती है और कहती है अभी साथ में तुम्हें डांटना चाहती हूँ। तो मैं उसका पैर पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ बहन जी आप डांटती है तो मुझे लगता है मेरा कोई गार्जियन तो है जो मुझे डांट रहा है। मैं अपनी बड़ी बहन माननीय केसर जहां जी का हृदय से स्वागत करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ जब तक मैं तारीफ
आप लोगों की नहीं बंद होगी तब तक मैं केसरलाल जी के गले में अपने खुशी का इजहार है। और मेरे अपने बिल्कुल एकदम सगी बहन जैसे मेरे बाजू बन के खड़ी रही और मुझे आप लोगों के सामने बहन जी से मैं आशीर्वाद लूंगा कि क्या आगे बहन जी का आशीर्वाद मेरे सर पर एक गार्जियन के रूप में हमेशा से बरकरार रहेगा। मेरी बहन जी मुझे आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल हम अपने भाई को, अजीज भाई को दिल से, तहे दिल से, और रमजान का महीना चल रहा है, मैं बिल्कुल छोटी भी हूँ, रमजान से भी हूँ, मैं तहे दिल से अपने हरीश भाई को दिल से बहुत बहुत साथ, और हर वक्त अंधेरे जब जिस वक्त हमें आवाज देंगे हम एक बार उनके साथ खड़े करने में कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। अब साथियों जोशी साहब ऊपर जाके झंडा फहराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग लड्डू आपस में लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना और छत पर हम 4-5 आदमी जाएंगे। आप लोग मेरा इंतजार करें। मास्टर इस्माइल जी हमारे साथ होंगे, जलालुद्दीन जी होंगी, मोहिनी जी होंगी, रेखा जी होंगी, अपने उषा जी होंगी, सीमा जी होंगी है। हम लोग सब छत पे जा रहे हैं। अनीता बहन जी हमारे बीच आ गई है। अनीता जी आगे आ जाओ, नहीं इधर से ही आ जाओ, भीड़ में आने को अच्छा लगेगा। अनीता इधर से आ जाओ। अनीता बहन जी जो है हमारे साथ ही इस तरीके से अनीता खड़ी हुई है, इस तरीके से कि जो मेरी बाजू बन के खड़ी हुई है। और मैं अनीता का किन शब्दों में बखान करूं। अनीता के आगे पे मैं अपने सभी साथियों से कहता हूं कि जोरदार धमक से अनीता जी के तालियों की संगम बिहार का सम्मान बढ़ाया है और 84 से लेके और आज तक अनीता ने मेरा साथ दिया है। मैं अनीता का हृदय से स्वागत करता हूँ। अनीता जी के हक में मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अनीता जी अब मेरे साथ ऊपर छत पे जलालुद्दीन जी आप चले, इस्माइल जी चले, मोहिनी चलेंगी, तो आप लोग जिनके निकलने और सुरेंद्र जी सब ऊपर चल के जो हिसाब के साथ तिरंगा फहराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्रोग्राम आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए गायत्री माता स्वयं यहाँ आई हुई है। और मैं अपने सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग रमजान के पाक महीने में, बड़ा पाक महीना, अल्लाह ने कहा है कि 11 महीना तो कुछ भी करो, लेकिन 1 महीना मेरे लिए धर्म का काम करो, इंसानियत का काम करो, नेक काम करो और मदद करो। कल मैं अपने पूरे हाथ में खचाखच भरा था। मैं अपने सारे साथियों से कह रहा था कि जो भी साथी मेरे रमजान उपवास है, मैं उनसे पूरे महीने में उम्मीद करूंगा कि सिर्फ 5 आदमियों की वो मदद कर दे और मुझे बताए कि मैंने 5 आदमियों की मदद की है। कुछ भी न कर सके तो 5 आदमी का उनका रोजा अपने घर खुलवा के खुलवाए, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मैं अपने सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आनंद जरूर ने और 15 अगस्त का प्रसाद ने, इसके साथ हमारी बहन जो गायत्री बहन भी हमारी आई है, गायत्री मंत्र की उपासक है, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग शिष्टाचार के साथ विदा होंगे। बिल्कुल हमारी सेना सम्मानित है और मैं जानता हूँ अनुशासित है। जो मेरा साथी जहाँ है वो वहीं रहेगा और मेरी बहन जी के आने का इंतजार करेगा। गायत्री बहन जी जब तक आके हमसे बात रखेगी, मेरा कोई साथी जो मेरा हृदय से सम्मान करता है वो कोई मेरा साथी इधर से उधर नहीं हिलेगा और गायत्री माता का आशीर्वाद लेके ही जाएगा। धन्यवाद।